A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. Okay, so in previous class we were studying the chapter 9 environment and sustainable development of Indian economic development. So in previous class we have discussed what is the meaning of the sustainable development, as well as we have studied the what are the different features of the sustainable development. So in which we have studied the first feature is it is the sustained rise in the per capita income and the economic welfare. Second is ability of future generation to meet their needs. Third one is rational use of the environmental resources, and the fourth one is control on the pollution. Okay, so in today's class we are going to start the new topic and the last topic of this chapter, that is steps and the strategies for the sustainable development. So what are the different steps to be taken, and what are the different strategies are made for the sustainable development? Okay, so shall we start? Okay, so sustainable development aims at the rational use of the scarce resources. Okay, scarce resources in which renewable and the non-renewable resources are gained in a manner such that benefits of the economic development are enjoyed by both present generation and the future generation. Okay, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली और मेन एम क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमें पता है वो स्कार्स हैं, उन स्कार्स रिसोर्सेज का क्या करना है, ऑप्टिमली और रैशनली यूटिलाइज करना है, मतलब लॉजिकली यूटिलाइज करना है कि वो रिसोर्सेज क्या हो, मिस यूज और ओवर यूज ना हो. सो in such a manner ऐसे that the benefit of the economic development are enjoyed by both. जो भी उससे डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके जो भी एक बेनिफिट मिलेगा वो दो लोग इंजॉय करें. कौन कौन? बोथ, मतलब प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी प्रॉपरली वो सारे रिसोर्सेज को इंजॉय करे, एंड दी फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली इंजॉय करे. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक एम यही होता है कि जो भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली हम क्या करें, ऐसे एलोकेट करें कि उन सारे रिसोर्सेज का जो इंजॉयमेंट है वो बोथ जनरेशन करे, प्रेजेंट जनरेशन भी करे और फ्यूचर जनरेशन भी करे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हरमन डेले, a leading environmental economics, the following needs to be done to achieve the sustainable development. ठीक है, हरमन डेली कौन थे? ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स थे. उन्होंने बोला कि द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर अचीव करना है तो ये सारी एक्टिविटीज क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वन इज लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन एट टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, कि जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, उसको क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट की है उस लिमिट तक क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा. क्योंकि जब पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी, रैपिडली इंक्रीज कर रही, सो इट डायरेक्टली गिव इम्पैक्ट ऑन दी इन्वायरमेंट. वो इन्वायरमेंट पे क्या कर रही है, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है. अब इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है तो मतलब हमें क्या करना पड़ा है, पॉपुलेशन की जो सारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी क्या हो रहा है, इन्हांस हो रहा है. तो ये अल्टीमेटली डायरेक्टली क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है. तो सबसे पहला क्या है कि हमें जो पॉपुलेशन है उसको लिमिट करना पड़ेगा उस लिमिट तक कि जितना इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है. कैरिंग कैपेसिटी हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एज वेल एज जो उनको यूज कर रहे हैं, शुड बी लेस देन दी रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज. जो भी एक्सट्रैक्शन है रिसोर्सेज का वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए. किससे? रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज. एंड द सेकेंड वन इज जो भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. जो भी इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है उसी के अंदर ही वेस्ट जनरेट होना चाहिए. तो सबसे पहले क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो. नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉन इनपुट कंज्यूमिंग. जो भी टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हो रहा है या जो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोग्रेस हो रहा है वो क्या होना चाहिए,
वो ऐसे इनपुट्स को यूज़ करे जो एफिशिएंट हो, ऐसा नहीं इनपुट को यूज़ करे जो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो। ओके, कि मतलब हम जो भी टेक्नोलॉजी से कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, इसका ये मतलब नहीं कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज ला रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, ऐसा नहीं है। वो क्या हो, वो इनपुट ऐसे हो कि वो कम रिसोर्सेज में ही वो ऑप्टिमली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सके, प्रोड्यूस होके बाय द डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके क्या करें कि जो भी इनपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एफिशिएंट हो। मतलब अगर हम थोड़ा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनपुट से, वो क्या हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे इनपुट को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करें, कोई भी हमको अगर फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उनका क्या है, उनको ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है कि एक सस्टेनेबल बेसिस पे, एक बेसिस पे करना है। दैट इज रेट ऑफ द एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी एक्सीड रेट ऑफ द रीजनरेशन। मतलब जो भी रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, एक विद इन लिमिट होना चाहिए। मतलब कि जो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन द रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी एक्सट्रैक्शन है रिसोर्सेज का, वो क्या होना चाहिए, वो रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए क्या बोला जा रहा है कि जो रेट ऑफ डिप्लीशन है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, डिक्लाइन करते जा रहे हैं, इट शुड नॉट बी एक्सीड, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम जो रिक्रिएट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि रेट ऑफ जो डिप्लीशन हो रहा है डे बाय डे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, उनका डिप्लीशन क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए जितना हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। जो भी इनएफिशिएंसीज अराइज हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी इनएफिशिएंसीज, एयर, वाटर एज वेल एज नॉइज पॉल्यूशन जो भी इंक्रीज हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, दीज ऑल आर दी सम नीड्स विच इज टेकन बाय द, विच इज गिवन बाय दी हरमन डेली। उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो ये सारे स्टेप्स को, ये सारे को हमको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या है, जो पॉल्यूशन, जो पॉपुलेशन है क्या है, उसको हमें कंट्रोल करना। सेकंड क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोग्रेस हो रहा है या टेक्नोलॉजी के थ्रू कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो इतना इनपुट को कंज्यूम ना करें, बट जितने इनपुट लग रहे हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। सेकेंड वन। थर्ड वन इज जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, जो भी एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इट शुड नॉट बी मोर देन द रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। वो जो भी एक्सट्रैक्शन है रिसोर्सेज का, वो रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज कि जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो रेट ऑफ डिप्लीशन है, जो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो क्या ना, वो जो भी क्रिएशन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज कि जो भी इनएफिशिएंसीज हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, डिफरेंट नीड्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एरिया विच शुड हैव टू बी करेक्टेड, कि हमें क्या है, इन सारे एरिया को करेक्ट करना है। नाउ वी स्टडी सम पॉसिबल स्ट्रैटेजीज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी सम स्ट्रैटेजीज फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अगर ज़्यादा मोटिवेट करना है कि जो भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं वो क्या है, प्रेजेंट जनरेशन के साथ फ्यूचर जनरेशन भी वो यूज़ कर सके, हमें ये क्या है, इन सारी स्ट्रैटेजीज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्या है कि जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनका यूज। नेक्स्ट वन इज इनकरेजिंग यूज ऑफ द क्लीनर फ्यूल्स। जो भी क्लीनर फ्यूल्स हैं उनका क्या है, उनके यूज को एनकरेज करना है। थर्ड वन इज विंड पावर।
फोर्थ वन इज सोलर पावर थ्रू दी फोटोवोल्टेइक सेल्स, जो भी सोलर एनर्जी के थ्रू जो होता है उसको हमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट वन इज सेटिंग मिनी हाइडल प्लांट्स, क्या है मिनी हाइडल प्लांट भी क्या करना है, सेट करना है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड दी प्रैक्टिसेस, इस पे भी हमें फोकस करना है। नेक्स्ट वन इज बायो कंपोस्टिंग, नेक्स्ट वन इज बायोपेस्ट कंट्रोल, जो भी बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, उनको भी कंट्रोल करना है। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, की हमें जो भी फार्मिंग करनी है वो ऐसे केमिकल्स के साथ नहीं करना है जो लैंड की फर्टिलिटी को डिप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, जो भी हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ करें वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, कि जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की उसको डिप्लीट न करे। सो दीज ऑल आर दी सम steps and the strategies for the sustainable development. So we will discuss one by one. So first one is use of the non-conventional sources of energy. Okay. So let's start. India depends on the thermal and hydro power plants to meet its power requirement. But both of these have adverse environmental impact. ठीक है, जो भी इंडिया है वो किस पे डिपेंड है, वो थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडिया क्या है, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट है, मतलब जो भी पानी के थ्रू क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इंडिया क्या है अपने पावर जनरेशन के लिए पूरा उस पर डिपेंडेंट है। बट बोथ ऑफ दीज हैव दी एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बट इन दोनों का क्या है, इन्वायरमेंटल पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो थर्मल पावर प्लांट एमिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो भी थर्मल पावर प्लांट है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका इमिशंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है, ग्रीन हाउस गैस, एंड प्रोड्यूस फ्लाई एशेस, क्या करता है वो बहुत ज़्यादा एशेस को प्रोड्यूस करता है, विच कैन कॉज पॉल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। वो क्या करता है, वो डायरेक्टली पॉल्यूशन किस में करता है, वाटर बॉडीज में, जो भी रिवर हैं, पॉन्ड हैं, सी हैं, उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। लैंड एंड दी अदर कॉम्पोनेंट को भी क्या करता है, वो पॉल्यूट करता है ऑफ एनवायरमेंट इफ़ नॉट यूज प्रॉपरली। अगर हम इनको जो भी थर्मल पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या करता है, एडवर्सली इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है वाटर बॉडीज़ में आपका हो गया, एज वेल एज डिफरेंट लैंड पे और अदर कंपोनेंट्स पे क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट पे अगर हम इसको प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। ओके, सो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स inundate forest and interfere with the natural flow of water in catchment areas and the river basins। जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या करता है, जो भी नेचुरल फ्लो है वाटर का उस पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। रिवर की बेसिन्स पे, रिवर के जो साइड्स होते हैं, एड्ज होते हैं, उस पर भी क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर वाटर फ्लो कर रहा है हम उसको बस रोक दें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी क्या करता है, बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे करता है, हमारे एनवायरनमेंट पे। विंड पावर एंड द सोलर रेज आर द क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज। कि जो भी विंड पावर के थ्रू एंड दी जो सोलर रेज है, जो सन की रेज आ रही हैं, दे आर द क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज विच कैन इफेक्टिवली रिप्लेस द थर्मल पावर। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनको एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं कि थर्मल पावर और हाइड्रो पावर प्लांट से इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इफ़ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी मेड टू एक्सप्लोर देम ऑन अ लार्ज स्केल। अगर इनके लिए क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, टेक्नोलॉजी का प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी विंड पावर और सोलर रेस को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू थर्मल एज वेल एज हाइड्रो पावर प्लांट को। कि हम लोग जो इससे यूज़ कर रहे हैं कि ये लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो भी इनकी एमिशंस निकलते हैं, या अगर हम लोग वाटर को क्या कर देते, स्टॉप कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे कर रहा है, इन्वायरमेंट। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जो भी विंड पावर है एज वेल एज सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी, फॉर दी पावर जनरेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यूज ऑफ दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकरेजिंग यूज ऑफ द क्लीनर फ्यूल्स। ठीक है, जो भी क्लीनर फ्यूल्स हैं उनको एनकरेज करना है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। सो फर्स्ट वन इज इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या करेंगे, सो इन रूरल एरियाज हाउस होल्ड जनरली यूज
wood, dung cake or the other biomass as fuel. This consumption pattern has negative impact like deforestation, reduction in the green cover and the air pollution etc. ठीक है, रूरल एरियाज में हमें पता है कि हाउस होल्ड जनरली क्या यूज़ करते हैं, जो भी बायोफ्यूल्स होते हैं कि वुड का यूज़ कर लेते हैं, काऊ डंग का यूज़ करते हैं, तो ये सारे से क्या है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है. तो दिस कंजप्शन पैटर्न हैज़ द निगेटिव इम्पैक्ट. ये क्या करता है, निगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे करता है. कैसे? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होता है, कटिंग ऑफ द ट्रीज, रिडक्शन इन द ग्रीन कवर. जो फॉरेस्ट है जो ग्रीन है, अब ट्रीज को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं वुड के लिए. एज वेल एज एयर पॉल्यूशन इससे जनरेट होता है, क्योंकि उसके जो इमिशंस होते हैं, धुआं होता है, वो पूरे पॉल्यूट कर देता है एयर को. सो टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड एलपीजी इन रूरल एरिया. ठीक है, अगर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड एलपीजी, मतलब जो भी एलपीजी है, जो सिलेंडर मिलता है एलपीजी, वो क्या है, सब्सिडी के रेट पे, सब्सिडी पे क्या है वो रूरल एरिया में प्रोवाइड कर सकती है. एलपीजी इज अ क्लीन फ्यूल. ये क्या एलपीजी क्या है, वो क्लीन फ्यूल है, इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है. इट reduces the household pollution to a large extent. ये क्या कर सकता है, ये हाउस होल्ड में जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको बहुत लार्ज अमाउंट में इसको डिक्लाइन कर सकता है. एनर्जी वेस्टेज इज ऑल्सो मिनिमम. जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो भी क्या होगी, मिनिमम. ओके, सो सब्सिडाइज गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी प्रोवाइड करे. सो इन एडिशन गोबर गैस प्लांट आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन्स एंड दी सब्सिडी. और इसके एडिशन में क्या हो सकता है कि जो भी गोबर गैस प्लांट होता है, कि जहाँ पे गोबर क्या होता है एक जगह कंबाइंड होके उसके थ्रू वो प्लांट बना दिया जाता है, जिससे भी क्या है ये फूड आइटम्स ये सब प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो ऐसे भी क्या है, ऐसे भी प्लांट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इजी लोन पे लोन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, या सब्सिडी प्रोवाइड करे. जैसे ये गोबर गैस प्लांट क्या हो जाए, ये इंस्टेब्लिश किया जा सके. गैस इज यूज्ड एज फ्यूल. जो ये इसकी गैस निकलेगी उसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो भी गोबर गैस प्लांट बनेगा उसका जो भी गैस निकलेगी हम उसको एक एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द क्लीनर फ्यूल. ये दोनों एग्जांपल, जैसे गोबर गैस प्लांट एज वेल एज एलपीजी, ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, क्लीनर फ्यूल्स, क्योंकि इनकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है. दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड एनर्जी वेस्टेज इज मिनिमाइज. ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन इसमें रिड्यूस होता है एंड दी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो भी मिनिमम होती है. ओके, फॉर गोबर गैस प्लांट टू फंक्शन, जो गोबर गैस प्लांट है इसको फंक्शन करने के लिए क्या करना है कि जो कैटल का डंग होता है, जो गोबर होता है कैटल का, इज फेड टू द प्लांट एंड गैस इज प्रोड्यूस. ठीक है, एक प्लांट पे एक एरिया में उसको कर देते हैं और उससे क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है विच इज यूज्ड एज द फ्यूल. उसको एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं. while the slurry which is left over is used as the organized fertilizer. और जो स्लरी, जो उसका अमाउंट जो बच गया उसको हम लोग क्या है, एक फर्टिलाइजर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो जो गोबर होता है उसको भी हम लोग क्या है एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं. ठीक है, तो जो उसका स्लरी बच गया, जो अमाउंट बच गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं. एंड सॉइल कंडीशनर की, सॉइल को कंडीशनिंग करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही सब तो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कि हम कोई भी ऐसे फर्टिलाइजर को यूज नहीं कर रहे हैं जो लैंड की फर्टिलिटी को डिक्लाइन करे. अब गोबर की वजह से कोई भी लैंड की फर्टिलिटी डिक्लाइन नहीं होती है. ओके, सो ये क्या हो गया, ये रूरल एरियाज में हो गया कि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ दिस सच फ्यूल्स, तो उसको क्या करना है, हमें डिक्लाइन करना है. कैसे डिक्लाइन कर सकते हैं कि हम लोग गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं. गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी प्रोवाइड करे. तो ये सारे क्या होते हैं, क्लीनर फ्यूल्स होते हैं. इनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, एज वेल एज जो एनर्जी होती है वो भी मिनिमाइज्ड ही रहती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्बन एरियाज. इन अर्बन एरियाज मोटराइज्ड व्हीकल क्रिएट एयर पॉल्यूशन. ठीक है, आपको पता है कि अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलती है, तो वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं. पेट्रोल जो है, वो डीजल है, वो सब क्या करता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है. एंड हैव दी मैक्सिमम निगेटिव इम्पैक्ट. इनका क्या होता है, बहुत मैक्सिमम निगेटिव इम्पैक्ट होता है किस पे, ऑन द जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन. जो भी हेल्थ है पॉपुलेशन की, मतलब पीपल की जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट करता है. सो इन अर्बन एरिया द यूज ऑफ द CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, की हम लोग किसी भी अर्बन एरिया में क्या कर सकते हैं, CNG का यूज करें एज फ्यूल.
फ्यूल इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज करे, हैज सिग्निफिकेंटली लोअर द एयर पॉल्यूशन, वो क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन को डिक्लाइन करेगा। ठीक है, अर्बन एरिया में क्या कर सकते हैं, जो भी मोटराइज्ड व्हीकल होती है वो बहुत ज़्यादा इमिशन क्रिएट करती हैं, उनकी इमिशन की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, और जो डायरेक्टली क्या करता है, किसी भी ह्यूमन की हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है निगेटिवली। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी किसी की पर्सनल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसको हम लोग CNG के थ्रू कर सकते हैं। अब CNG के थ्रू क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। तो इसमें क्या हो गया, एनकरेजिंग द यूज ऑफ द क्लीनर फ्यूल्स, की हम लोग क्लीनर फ्यूल्स का क्या करें, यूज करें। नेक्स्ट वन इज विंड पावर। सो इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली हाई, windmills can provide electricity without any adverse impact on the environment. Okay, ऐसी एरिया में जहाँ पे स्पीड जो विंड की वो बहुत ज़्यादा तेज है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विंड मिल्स क्या है, विंड मिल्स लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो विंड की मिल्स होती है, जो ऐसे फैन चलता रहता है, ऐसे कि जिस ओर क्या है हवा चलती रहती है, तो उससे क्या होता है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कोई इन्वायरमेंट को बिना एडवर्सली इम्पैक्ट किए वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अब इससे क्या लॉस हो रहा है, सोचिए, तो कुछ नहीं हो रहा है। एक आप सेटअप करना है, आपको विंड मिल सेटअप करना है, उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई, हम तो नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज कर रहे हैं, तो जो विंड है वो तो नेचुरल है। अब ऐसा हम कुछ करेंगे, कुछ इंस्टेब्लिश करते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। बट जहाँ पे विंड बहुत तेज है तो उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे विंड मिल क्या कर सकते हैं, इंस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करेगी, निगेटिवली इम्पैक्ट एकदम भी नहीं करती इन्वायरमेंट को। सो विंड टर्बाइंस, जो भी विंड टर्बाइंस लगते हैं, जो वही मैं आपको बोल रही हूँ, मूव विद द विंड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। वो क्या है कि विंड के साथ वो मूव करेंगे, ऐसे जो बड़े बड़े फैंस लगते हैं ना, उसको टर्बाइंस बोलते हैं, वो क्या है, विंड के साथ वो मूव करेंगे, और उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, नो डाउट द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि इसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, बट द बेनिफिट आर सच दैट द हाई कॉस्ट गेट इजिली एब्सॉर्ब। बट जो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा वो क्या होगा, वो ऐसा होगा कि हम लोग उसके कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है आपका विंड पावर इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली हाई, जहाँ पे विंड क्या होती है, बहुत यूजुअली हाई होती है। विंड मिल कैन प्रोवाइड दी इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रोड्यूस हो सकती है विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दी इन्वायरमेंट, बिना कोई इन्वायरमेंट को एडवर्सली इम्पैक्ट किए वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड टर्बाइंस मूव विद द विंड, ठीक है, जो भी विंड टर्बाइंस होती है वो विंड के साथ मूव करती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नो डाउट द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, अगर इनको इस्टेब्लिश करना होता है, लॉन्च करना होता है, तो इसका कॉस्ट क्या है वो, बट ऑब्वियस है कि अगर इतने बड़े बड़े हम लोग विंड टर्बाइंस लगाएंगे तो वो कॉस्टली होगा, बट जो हमको उससे बेनिफिट मिलेगा इतना ज़्यादा होगा कि वो सारे कॉस्ट को क्या कर लेगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा। तो इतना कॉस्ट हम लोग, जो भी कॉस्ट एक बार बेयर करेंगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, सोलर पावर जो भी प्रोड्यूस हो रही है थ्रू दी फोटोवोल्टेइक सेल्स। So India is naturally endowed with a large quantity of solar energy in the form of sunlight. Okay, इंडिया क्या है, नेचुरली वो उसमें लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे सोलर एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट में। वी यूज इट इन द डिफरेंट वेज, हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ड्राई आवर क्लोथ्स, हम लोग अपने क्लोथ्स को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स, अनाज, उनको हम लोग ड्राई करते हैं। अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज वेल एज वेरियस आइटम्स मेड फॉर डेली यूज, और अदर जो भी डिफरेंट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं एज वेल एज अदर आइटम, उनको हम क्या करते हैं, जो भी डेली यूज के, हम उसको वो सनलाइट में ड्राई करते हैं। वी ऑल्सो यूज सनलाइट टू वार्म आवरसेल्फ इन द विंटर, और हम लोग क्या करते हैं, उन सनलाइट का यूज करते हैं और विंटर में भी, कि जब हमें अपने आप को क्या करना होता है, थोड़ा सा वार्म करना होता है, क्योंकि ठंड में हमको क्या है, सनलाइट की नीड होती है, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं।
प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस। और जो भी प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज़ क्यों करते हैं? अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपने जो फूड को क्या है वो फूड को मेक करने के लिए वो क्या करते हैं? प्लांट की सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। नाउ with the help of the photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity। ठीक है, कि अगर जो उस पर फोटोवोल्टेक सेल्स है, अगर उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। These cells use special kind of material, ये जो सारे सेल्स होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स के थ्रू होते हैं टू कैप्चर दी सोलर एनर्जी। तो आप लोग देखे होंगे सोलर पावर प्लांट होता है ना, सबके घर पे भी क्या है कि आप लोग सनलाइट में भी ये सब क्या होते हैं? सोलर पावर प्लांट होता है। उस पर क्या होता है? फोटोवोल्टेइक सेल लगी होती है, जिससे वो जो भी सनलाइट आ रही है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। उसको वो कैप्चर करने के बाद वो इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। These cells use special kind of material to capture the solar energy। ये जो सारी सेल्स हैं वो एक स्पेशल काइंड के मटेरियल से बनी होती है जो सोलर एनर्जी को क्या करती है? कैप्चर करती है एंड देन कन्वर्ट दी एनर्जी इनटू दी इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो जो सोलर एनर्जी है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। सो दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द रिमोट एरिया। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये यूज़फुल है जो भी रिमोट एरिया है, जो भी ऐसे हैं हिली एरियाज है, जो डेवलप्ड नहीं है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड एरिया है, वहाँ के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, बैकवर्ड एरियाज में। एंड फॉर प्लेसेस वेयर द सप्लाई ऑफ द पावर थ्रू ग्रिड और पावर लाइन्स इज इधर नॉट पॉसिबल और प्रूव्स वेरी कॉस्टली। बेसिकली उस एरिया में जैसे हम लोग देखते होंगे आप लोग कि रूरल एरियाज में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ही नहीं होती है, ग्रिड ही नहीं होता है, या तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ऐसे प्लेस पे ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर पावर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है? रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में वो लोग एक नेचुरल सोर्स है सनलाइट, उसको वो लोग क्या कर सकते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू, सोलर पावर प्लांट के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर दी रिमोट एरिया। जो भी रिमोट एरिया है वहाँ पे ये यूजफुल है। एंड फॉर द प्लेसेस वेयर द सप्लाई ऑफ द पावर ग्रिड और द पावर लाइन्स इज इधर नॉट पॉसिबल, या तो वो पॉसिबल उस एरिया में नहीं है, और प्रूव्स वेरी कॉस्टली, और वो क्या है? बहुत ही कॉस्टली है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो टोटली फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। अब ये सोलर एनर्जी के थ्रू हमें तो पता ही है कोई भी सनलाइट आती है उससे तो कोई पॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, और ये जो सोलर पावर प्लांट हम लोग लगा रहे हैं वो क्या होंगे? इट इज़ ऑल्सो दी फ्री फ्रॉम दी पॉल्यूशन। ये कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये सारे क्या हैं? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? अफेक्ट नहीं करते। So what we have discussed in today's class, that is the steps and the strategies for the sustainable development, in which we have studied that कि बहुत सारे ऐसे नीड हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। पहला क्या इसमें कि हमें क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, एज वेल एज जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू हम क्या है इनपुट ऐसे यूज़ करें जो एफिशिएंट हो। ये नहीं कि इनपुट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू हम जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, इट शुड बी लेस देन द रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, एज वेल एज जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो क्या होना चाहिए? इट इज़ द लेस देन द क्रिएशन ऑफ द रिन्यूएबल एसेट की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके क्रिएशन से ये जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके रेट ऑफ डिप्लीशन वो क्या होना चाहिए? रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट शुड बी लेस देन दी जो भी क्रिएशन हम कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, एज वेल एज जो भी पॉल्यूशन की वजह से इनएफिशिएंसीज इंक्रीज हो रही हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टार्टेड, दैट इज स्टेप्स एंड दी स्ट्रैटेजीज फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन विच वी हैव डिस्कस दी यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हमें क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना है। सेकेंड वन इज एनकरेजिंग द यूज ऑफ द क्लीनर फ्यूल्स, जो भी क्लीनर फ्यूल्स हैं लाइक द LPG, CNG,
गोबर गैस प्लांट, उनका क्या करना है, हमें यूज़ करना है। जो भी विंड पावर है, विंड टर्बाइंस लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दी सोलर पावर थ्रू दी फोटोवोल्टाइक सेल, हम क्या कर सकते हैं, जो भी सोलर एनर्जी है, जो भी सनलाइट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई इस्टेब्लिशिंग दी सोलर पावर। सो वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ 4 of them, and further we will study in the next class. Okay, so it's all about your today's class. We will continue in the next class. Okay,